Hey guys, this is Shagun. Welcome to Skytrapper, a new education learning platform. आज हमें क्या पढ़ना है? कल हमने लक्षद्वीप आइलैंड देखा था और दूसरा रह गया अंडमान एंड निकोबार. आज चलो वो भी देख लेते हैं और चैप्टर सम अप करते हैं. ठीक है, तो लेट्स सी. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. अब देखो, अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ है अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत बार ही बताया है, तुम्हें रट जाना चाहिए. अंडमान एंड निकोबार बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में है. इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग अगर हम डायरेक्शन देखें तो किधर पड़ेगा? साउथ ईस्ट में. अब यहाँ पर ये लक्षद्वीप आइलैंड से कैसे डिफरेंट है, चलो देखते हैं. पहला सबसे इम्पोर्टेंट इसका फैक्टर ये है कि लक्षद्वीप आइलैंड से ये बड़ा है. इसका एरिया, इसका साइज बड़ा है एज कम्पेयर टू लक्षद्वीप आइलैंड. दूसरी चीज़ है, यहाँ पर इस आइलैंड को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक अंडमान और एक निकोबार. यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ. ये क्या मतलब हुआ? नॉर्थ का मतलब ये है कि ऊपर कश्मीर की तरफ नहीं, मतलब जहाँ कहीं भी इनका एरिया है ना, मतलब माना कि यहाँ पर कहीं पर अंडमान एंड निकोबार है, तो हमने तुम्हें बताया कि तुम्हारा पैर की साइड डायरेक्शन साउथ और तुम्हारे सर की साइड की डायरेक्शन नॉर्थ. ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर है. माना कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है तो ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ यानी कि अंडमान और नीचे वाला हिस्सा साउथ यानी कि निकोबार. समझ में आया इतनी बात? तो यही चीज़ है, दो ब्रॉड कैटेगरी में इनको डिवाइड किया है, जहाँ पर बोला है कि नॉर्थ पोर्शन अंडमान है और निकोबार इन द साउथ. दो पॉइंट समझ लिए हमने. क्या समझे? कि लक्षद्वीप आइलैंड से बड़ा एरिया है इनका, ये बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड, पूरे में फैले हुए हैं. फिर उसके बाद इनकी खासियत ये है कि इस आइलैंड में हमको सबमरीन माउंटेन देखने को मिलते हैं. अब सबमरीन माउंटेन का मतलब क्या होता है? कुछ उठे हुए, मतलब समुद्र के अंदर की जो चट्टानें हैं वो कुछ इस कदर उठी हुई हैं, जो पानी से बाहर निकल कर आती हैं, उनको ही बोलते हैं सबमरीन माउंटेन कहा गया है. किस तरह से? देखो, ये पानी के अंदर कुछ इस तरह से निकल कर आ गया है, ये इसको बोला गया है सबमरीन माउंटेन. अब ये देखो, ये यहाँ पर एक बैरन आइलैंड भी है. इसी तरह से बैरन आइलैंड है जहाँ पे कभी कई सालों पहले वो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ होगा, तो मतलब ये एक वॉल्केनिक हॉटस्पॉट भी है, एक ज्वालामुखी भी है यहाँ पर फटता है, ये वॉल्केनिक हॉटस्पॉट भी है. तो कहा जाता है कि ये बैरन आइलैंड एक वॉल्केनिक हॉटस्पॉट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में. मैंने तुम्हें बताया था कि हर जगह नहीं वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, इनकी एक पर्टिकुलर प्लेसेस होती हैं जहाँ से इरप्शन होता है, जहाँ से लावा बाहर निकलता है. तो अंडमान एंड निकोबार में एक बैरन आइलैंड है जहाँ पे कुछ इस तरह से निकला हुआ है, जहाँ से क्या होती है? वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं. दूसरी खासियत ये है इस आइलैंड की कि ये स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है कंट्री के लिए. अब स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस क्या होता है? स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस का मतलब ये होता है जहाँ से कई कंट्री अपना सी रूट के थ्रू ट्रेड करती हों, व्यापार करती हों, इसका स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है. मतलब देखो, तुम्हें तो इतना नहीं पता होगा, लेकिन जो हमारा बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल में अगर थोड़ा सा इधर चले जाओगे, इधर साइड चले जाओगे तो एक स्ट्रेट ऑफ मलक्का है. बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार के इधर से थोड़ा जाओगे तो एक स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, जहाँ पर एक कह सकते हो कि एक रास्ता है एक जगह से दूसरे जगह जाने का, मतलब इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन तक एंटर करने का. तो जो भी जहाज़ यहाँ से आते हैं इंडियन ओशन होते हुए इस लाइन से निकलते हुए पैसिफिक ओशन में जाते हैं. तो इनका एक सी रूट है जहाँ से अदर कंट्रीज ट्रेड करती हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है अंडमान निकोबार. यहाँ पर इंडियन नेवी भी रहती है देखने के लिए, कहीं कोई बाहर से घुस तो नहीं आ रहा है, कोई मतलब कोई हमला करने तो नहीं आ रहा है. ठीक है, तो ये आइलैंड एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, इम्पोर्टेंस रखता है, और एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर ज़्यादातर मिनरल्स पाए जाते हैं. समुद्र के अंदर भी हमें कुछ मिनरल्स मिलते हैं ना, तो कुछ लोकेशंस ऐसी भी होती हैं जिनको हमें प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है. हमारी इंडियन नेवी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हमेशा तैनात रहती है. तो ये कीवर्ड समझ में आया तुमको?
एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन, और दूसरा स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस फॉर द कंट्री, किस तरह से स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है और सबमरीन माउंटेन्स क्या होते हैं। 3 पॉइंट्स हो गए। चौथा पॉइंट है कि ये जैसे कि लक्षद्वीप आइलैंड में फ्लोरा एंड फौना की ग्रेट डाइवर्सिटी थी, तो उसी तरह से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी ग्रेट डाइवर्सिटी है फ्लोरा एंड फौना की। और लास्ट पॉइंट है these islands lie close to equator and experience equatorial climate, has thick forest cover। ऑब्वियस सी बात है, इक्वेटर लाइन 0 डिग्री पे है और 0 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई करता है। तो जो इक्वेटेरियल क्लाइमेट है, मतलब जो इक्वेटर में क्लाइमेट है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंडमान एंड निकोबार में भी होगा, है ना। 8 डिग्री कितनी दूरी होती है, तो इसलिए कहा गया है कि इस जगह पे हमें इक्वेटोरियल क्लाइमेट एक्सपीरियंस करने को मिलता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा घने घने जंगल हैं। और अभी मैंने तुम्हें बैरन आइलैंड के बारे में बताया था, वो ये चीज़ देखो लिखी हुई है। इंडियाज़ ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज़ फाउंड ऑन बैरन आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। समझ गए। तो ये कुछ खास फीचर्स थे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के, जो तुम्हें हमेशा याद रखने हैं। और ज़रूरी नहीं है ये सारी चीज़ें तुम्हें सिलेबस के पर्पज़ से या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही याद रखना है। ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ये एक जनरल अवेयरनेस के टर्म पे तुम्हें क्लियर होने चाहिए। कल को अगर कोई पूछता है कि बताओ इंडिया में कितने आइलैंड हैं, कहाँ पर लाई करते हैं और उनकी क्या फीचर्स हैं, अगर तुम्हारे छोटे भाई बहन पूछ देंगे तो तुम क्या करोगे, गूगल करोगे। ऑब्वियसली अगर पता नहीं होगा तो गूगल ही करोगे, और कोई ऑप्शन तो है नहीं तुम्हारे पास, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने आइलैंड्स देख लिए। अब हमारे सारे फिजिकल डिवीजन्स जो भी थे इंडिया में हमने सब पढ़ लिए, सबके फीचर्स देख लिए। कौन कौन से, हिमालयास, नर्दर्न प्लेन, हमारे प्लेटोज, और हमारा इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड, सब कुछ पढ़ लिया, है ना। कहाँ पर हैं, लाई करते हैं, क्या क्या उनकी क्वालिटीज़ हैं, कैसे बने, सब जान। तो अब मुझे ये बताओ कि हमने इतने सारे डिफरेंट फिजियोग्राफिक डिविजन्स देखे, सबके फीचर्स पढ़े, सबका फॉर्मेशन पढ़ा। आप हमें ये बताओ कि इन सब का इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमारी हेल्प कैसे करते हैं, इनसे हमें क्या क्या मिलता है। पहाड़ों से हमें क्या मिलता है, नर्दर्न प्लेन से हमारा क्या फ़ायदा है, डेजर्ट एरिया से क्या है, एंड प्लेटोज से क्या है, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड से क्या है, बताओ। पहाड़ों से क्या मिलता है, पहाड़ों से हमें शुद्ध जल मिलता है, बिस्लेरी वाला नहीं। तो भैया नदियाँ पहाड़ों से बहकर आती हैं, पहाड़ों से बहकर आती हैं, पानी पहुंचाती हैं पेड़ों तक, कल्टीवेशन में हेल्प करती हैं, सेडिमेंट्स और एलिवियम भी साथ में लेकर आती हैं, जिनका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। दूसरी चीज़, नदर्न प्लेन आर द ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री, दे प्रोवाइड बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन। कहने का मतलब ये है कि जो नदर्न प्लेन है, हमने पूरा जब नदर्न प्लेन पढ़ा था तो उस नदर्न प्लेन की क्या क्या खासियत थी। नदर्न प्लेन में हमने देखा था वो भी 4 पार्ट्स में डिवाइड था, भांगर, खादर, भाबर और तेराई रीजन, है ना। जहाँ की मिट्टी, जहाँ की सॉइल अलग होती है, जहाँ पे अलग अलग तरह के कल्टीवेशन होते हैं। नदर्न प्लेन में ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। और जो हमारे प्लेटोज़ वगैरह हैं वो रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स होते हैं। हमारी कंट्री का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर है वो ज़्यादातर इन्हीं पे बेस्ड होता है। कोस्टल रीजन और आइलैंड हमें फ़िशिंग और पोर्ट एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करते हैं। फ़िशिंग का मतलब मछली पकड़ते हो, मछली पकड़ी कभी, फ़िशिंग की है। जो मछलियों का व्यापार होता है वो कहाँ से होता है, जो एनिमल हस्बेंड्री नाम सुना है, फ़िशिंग वगैरह, ये होती तो उन्हीं एरियाज़ में, कोस्टल एरियाज़ में, आसपास जहाँ पानी होगा। और तुम्हारी पोर्ट एक्टिविटीज़ यानी कि जहाँ पर जहाज़ रुकते हैं, जहाँ से जिनसे ट्रेड होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री। तो इसलिए कोस्टल प्लेन और आइलैंड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारी कंट्री के लिए। समझ गए। तो कुल मिला के ये जितने भी डाइवर्स फिज़िकल फीचर्स हैं इंडिया के, ये बहुत ही ज़्यादा इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं अपनी अपनी जगह पे, हमारी कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
तो समझ में आया पूरा चैप्टर। इंडिया जो इतने सारे फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में बटा हुआ था, कैसे बना, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं उनकी, क्या क्या फीचर्स थे, कहाँ लाए करते हैं और हमें उनसे क्या हेल्प मिलती है, ये सब कुछ हमने इस चैप्टर में देखा जिसका नाम था फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें सब कुछ समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया है तो एक बार फिर से देखो वीडियोस, डेफिनेटली समझ आएगा। और कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन करना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। एंड रिवाइज करो, पूरा चैप्टर पढ़ाई करो, ठीक है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, सो टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड पढ़ाई करो, ठीक है। बाय बाय।